हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस की सबसे इजी और क्रिस्प एक्सप्लेनेशन मिलती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज CUET प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हमने सारे टॉपिक्स बहुत ही ईजी वे में समझाए हैं। So the first topic which we are going to study in this slide is traditional security and cooperation. तो सब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात की गई है कि हमें वॉर्स को लिमिट करना है, वॉर्स पे पाबंदी लगानी है, उनको लिमिट करना है। वॉर्स तभी लड़नी चाहिए जब वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की बात हो रही हो। अपने आप को बचाने के लिए अगर आपको वॉर लड़नी पड़ रही है तभी लड़ना है, और साथ में जेनोसाइड को रोकने के लिए आपको वॉर लड़नी है। और कुछ रूल्स भी बनाए गए। रूल्स फॉर वॉर क्या बनाए गए कि सिविलियंस जो होते हैं, जो आम नागरिक हैं कंट्री के, उनको और अनआर्म्ड सोल्जर्स को हमें हार्म नहीं पहुंचाना है वॉर में। और साथ में फोर्स तभी यूज करनी है जब सारे के सारे ऑप्शंस फेल हो गए हैं, जब सारी टॉक्स डिस्कशंस किसी से भी हल नहीं निकल रहा है, तब जाके आपको फोर्स का यूज करना है। ओके। फिर बात आती है फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन है, मतलब कैसे हम कॉपरेट कर सकते हैं। तो पहली बात आती है डिसआर्ममेंट की, मतलब कंट्रीज को अपने जो वेपन्स है उनको गिव अप कर देना चाहिए, आर्म्स को गिव अप कर देना चाहिए। फिर सेकंड आता है आर्म्स कंट्रोल। जो आर्म्स हैं, जो हमारे वेपन्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको रेगुलेट करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कंट्री अंधाधुंध जो डेवलप्ड कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है वेपन्स का, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ रेगुलेशन, देयर शुड बी अ आर्म्स कंट्रोल। फिर बात आती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। हमें कंट्रीज के बीच में एक अच्छा से रिलेशन मेंटेन करना है, एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है कंट्रीज के बीच में, ताकि जो वॉर्स हैं वो हम अवॉइड कर पाए। अब बात आती है डिसआर्ममेंट की। बैनिंग सर्टेन वेपन्स, कुछ कुछ वेपन्स हैं जो उनको हमें बैन कर देना चाहिए। इसका गोल यही है कि जो डेंजरस वेपन्स हैं वर्ल्ड में उनको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आता है 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ, जिसमें हमने बायो वेपन्स जो थे, बायोलॉजिकल वेपन्स जो थे, उनको हमने बैन कर दिया। फिर बात आती है 1997 में, जब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ और यहाँ पर केमिकल वेपन्स को बैन कर दिया गया। अब इसमें इशू क्या था कि जो यूएसए और यूएसएसआर थे वो नहीं चाह रहे थे कि जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो उनको गिव अप करें। तो उन्होंने वो गिव अप नहीं करे, न्यूक्लियर वेपन्स अपने अभी तक रखे हुए हैं, उनको बैन नहीं करा है। अब बात कर लेते हैं आर्म्स कंट्रोल की। जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, उसका डेवलपमेंट लिमिट कर दिया गया, उसके जो प्रोडक्शन था उसको रेगुलेट करा गया, बट उसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया गया। तो सबसे पहले कौन सी ट्रीटी साइन हुई वो देख लेते हैं। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन हुई, जिसमें जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको लिमिट कर दिया गया। उसके बाद SALT 2, SALT 2 और स्टार्ट ट्रीटीज, ये दो ट्रीटीज साइन हुई, जिसमें जो न्यूक्लियर आर्म रेस चल रही थी, जो ये रेस चल रही थी वेपन्स को बनाने की, वेपन्स के प्रोडक्शन की, उसको लिमिट कर दिया गया। फिर हुई 1968 में एक और ट्रीटी, जिसमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, और NPT इसको कहा जाता है। इसमें क्या बोला गया कि जिन कंट्रीज ने 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, वही कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास रख सकती हैं। बाकी जो और कंट्रीज हैं वो सब अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते, उनके लिए न्यूक्लियर वेपन्स को रखना अब बैन कर दिया था। इस ट्रीटी से उस न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं किया गया, बस उसको कंट्रोल किया गया कि कौन न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्यों हेल्प करते हैं, ताकि जो राइवलरीज है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कंट्रीज के बीच में, वो कम हो पाए। अब इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले सकते हैं, क्या मेथड हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि अपनी मिलिट्री और जो हमारी डिफेंस है उसके प्लान्स और इंटेंशंस को हम शेयर करें, उनको एकजुटता में लाएं, उनको यूनाइट कर पाएं, ये कर सकते हैं। साथ में हम ये कर सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अबाउट आर्म फोर्सेस एंड लोकेशंस। फिर बाद में ये भी बात कर सकते हैं कि जो एक्सीडेंटल वॉर्स होते हैं, मतलब जो
बिना ज़्यादा सोचे समझे एकदम लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक्सीडेंटल वॉर्स हो जाती हैं, सिविल वॉर्स हो जाती हैं, उनको हम रोकें और साथ साथ में अपनी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करें। अभी तक हमने पढ़ा ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अब बात आती है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पे। ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी है उसमें मिलिट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, मिलिट्री थ्रेट्स को ज़्यादा बड़ा थ्रेट माना गया है। बट अगर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वो मिलिट्री थ्रेट से कहीं ज़्यादा आगे है। इसमें थ्रेट किस पे फोकस करता है? ये फोकस करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन की वेलबींग पे ये फोकस करते हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं कि कौन जो है सिक्योर होना चाहिए और किसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्या क्या थ्रेट सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और सिक्योरिटी को अप्रोच कैसे किया जाएगा। तो हु नीड सिक्योरिटी, इसमें क्वेश्चन है कि हु नीड सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अगर हम आंसर देंगे तो वो बोलेंगे कि स्टेट की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी टेरिटरी और गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट अगर आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें वो फोकस करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी पर, मतलब ह्यूमन बींग्स की इंडिविजुअली सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। सिर्फ स्टेट्स ही नहीं बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स, आम नागरिक, कम्युनिटीज, ह्यूमन काइंड, सबको सिक्योरिटी एज होल मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंटरनेशनल थ्रेट से तो अपनी कंट्री को बचा लिया, मिलिट्री थ्रेट से तो बचा लिया, बट कंट्री के अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी की। जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें सिक्योरिटी ह्यूमंस की हो रही है, इंडिविजुअल इंसान की हो रही है, ना कि स्टेट की। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में ये पीपल मतलब लोगों की सिक्योरिटी को स्टेट की सिक्योरिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल का सेफ्टी और वेलबींग बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बोला जाता है कि एक सिक्योर स्टेट, अगर आपकी स्टेट सिक्योर है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के नागरिक भी सिक्योर हो, उनकी भी ह्यूमन सिक्योरिटी हो। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि खुद की गवर्नमेंट जो होती है वो अपने खुद के लोगों को मार देती है। बहुत सारे ऐसे हमने इंसिडेंट्स देखे हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी कहती है कि हमें फ्रीडम होना चाहिए फियर से, मतलब हमें डर से आज़ादी होनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ वांट, मतलब कि जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो हमारी पूरी होनी चाहिए। ओके। ह्यूमन सिक्योरिटी के दो व्यूज हैं, एक है नैरो अप्रोच, दूसरा है ब्रॉड अप्रोच। नैरो अप्रोच बेसिकली फॉलो करती है, फोकस करती है जो वायलेंस और फिजिकल सेफ्टी के ऊपर, मतलब लोगों के ऊपर अगर वॉर या टेररिज्म या जेनोसाइड का खतरा है, जो डायरेक्ट वायलेंस भी कहा जाता है, उसके ऊपर ये अप्रोच फोकस करती है। इसके लिए जो यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन है, उन्होंने कहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। नैरो अप्रोच में हम बेसिकली इंटरनल वायलेंस से डील करते हैं। अगर हम ब्रॉड अप्रोच की बात करें तो ये कवर करता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल थ्रेट्स, जैसे कि भुखमरी हो गया, कोई बीमारी फैल गई या नेचुरल डिजास्टर्स आ गए जिसमें बहुत सारे लोग मर गए, उसमें हम किस अप्रोच को यूज करते हैं? ब्रॉड अप्रोच को यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को फ्रॉम पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्राइसिस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी की बात की जाती है और इकोनॉमिकली लोग सिक्योर हों, स्टेबल हों, ये बात की जाती है। अब बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी की। जैसा कि आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, इसमें ग्लोबल लेवल पर सिक्योरिटी की बात हो रही है। यहाँ पर जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं वो किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ग्लोबल सिक्योरिटी का कंसेप्ट आता है। 1990s में न्यू ग्लोबल स्केल चैलेंजेस बढ़ गए थे और इसको ठीक करने के लिए फोकस करा गया इंटरनेशनल कॉपरेशन में। इंटरनेशनली सारी कंट्रीज मिलकर अगर कॉपरेट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी तभी आप इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं? अभी हमने देखा था कोविड-19 हुआ था, इट वाज अ ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब लोगों की जानों पे खतरा आ गया था। हेल्थ पेंडेमिक था, वो एक हेल्थ एपिडेमिक था।
ओके तो जैसे कि इसमें इंक्लूड है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। अब जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है वो किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है, पूरा वर्ल्ड इसको एज अ थ्रेट फील कर रहा है। ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है। इंटरनेशनल टेररिज्म भी उसी का पार्ट है, वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर थ्रेट है। साथ ही साथ हेल्थ एपिडेमिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कोविड-19 था, एड्स था, बर्ड फ्लू था, ये सारी प्रॉब्लम्स ही वर्ल्ड लेवल पर है। तो हमें इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देख लेते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एक कंट्री जो है वो अकेले ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। इसके लिए हमें जॉइंट एक्शन चाहिए नेशंस के बीच में। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज। क्लाइमेट बढ़ चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी जो अंटार्कटिक लेवल में और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। बांग्लादेश में 20% लैंड कुड बी फ्लडेड। बांग्लादेश का जो 20% लैंड एरिया है उसको फ्लड हो सकता है, उसमें बाढ़ आ सकती है। मालदीव्स का जो मेजर कंट्री है जो, उसके पास रिस्क है कि वो पूरा सबमर्ज हो सकता है अगर ऐसे ही सी लेवल राइज होता रहा। नियरली हाफ द पॉपुलेशन इज एट रिस्क इन थाईलैंड। थाईलैंड में भी सेम प्रॉब्लम है। तो अब चैलेंज यही आता है कि कंट्रीज जो होती है ना वो कॉपरेट नहीं कर पाती इफेक्टिवली, वो अपने इंटरेस्ट ही देखती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कंट्रीज कॉपरेट नहीं कर पा रही। ये चैलेंज इसमें आता है, बट हमें ज़रूरत है इंटरनेशनल कॉपरेशन की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ आप सभी को दिल से शुक्रिया जो आपने ये वीडियो देखा। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।